1592 में यहाँ पे फांसी दी गई दिल्ली गेट के बाहर और दफन उनको यहाँ किया गया। तो पहले हम उधर चलते हैं, इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, नेट पे भी हर जगह अवेलेबल है। उनके बारे में इतना नहीं मिलता और ना उनकी कब्र शायद आपने देखी होगी, तो पहले हम उनकी देख लेते हैं। ये जी हमारे पीछे जो मज़ार आप देख रहे हैं, ये लाहौर के एक बड़े ही अहम शख्सियत भी हैं और लाहौर की हिस्ट्री का भी एक अहम चैप्टर है, गाजी इल्म दीन शहीद। इनका ताल्लुक जो है वो मोची और जो रंग महल का इलाका है उसके दरमियान में एक सिरिया वाला बाज़ार आता है, जो सारा बुचर्स का वो एरिया था, जहाँ वो बकरे की गर्दनें काट के तो बाकायदा वो ऐसे टांगी होती थी किसी ज़माने में। अब टांगी नहीं होती, लेकिन कम से कम वो सजा के ज़रूर रखी होती हैं और मुस्कुराती हुई सिरियाँ रास्ते चलता है वो लोगों को देख रही होती हैं। तो उस जगह पे इनका घर था, ये वहाँ पैदा हुए थे 1907 में। और इसी तरह क्योंकि इनकी फैमिली लकड़ी का काम करती थी, इनके वालिद भी तरखान थे, भाई भी तरखान थे, शेख तालेमंद उनका नाम था। तो इन्होंने फिर अपने भाई से लकड़ी का काम सीखा और फिर ये लकड़ी का काम गलियों में जाके लोगों के घरों में करते थे। उस ज़माने में अगर आप देखें तो दो हिंदुस्तान में बड़ी जहरीली किस्म की हिंदुओं की मूवमेंट शुरू हुई थी, एक शुद्धि और एक संगठन। शुद्धि तहरीक का मतलब ये था कि हिंदुस्तान को मुसलमानों से शुद्ध कर दो। इन्होंने आके यहाँ नापाकी फैला दी है, इन्होंने मज़हब लोगों के बदलवा दिए, तो शुद्ध कर दो। और संगठन का मतलब ये था कि जो मुस्लिम जो हिंदू कन्वर्ट होकर दूसरे मज़हब में जा चुके हुए हैं उनको वापस लेके आया जाए, यानी मुसलमानों को या तो मारा जाए या उनको हिंदू बनाया जाए। और इसी तरह संगठन का मतलब ये था कि जो हिंदू गैर मुस्लिम हो चुके हैं, गैर हिंदू हो चुके हैं, उनको वापस रिवाइव किया जाए। इन दो तहरीकों के नतीजे में आर्य समाज एक मूवमेंट थी, वो भी इसका हिस्सा बन गई, जो पहले उस ज़माने में बड़ी एक तालीमी और प्रोग्रेसिव किस्म की थी, लेकिन वो भी बाद में मजहबी इंतहा पसंदी फैलाने में एक अहम किरदार अदा किया उन्होंने। और लाहौर में अगर आप देखें तो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स जिसे आप कहते हैं, ये उस वक़्त आर्य समाज मूवमेंट का बड़ा बनाया हुआ एक इदारा था, जिसका नाम उस ज़माने में DAV कॉलेज था, जिसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज था। इसी तरह सामने अगर आप सामने देखें जिसको आप मुस्लिम स्कूल कहते हैं, वो DAV स्कूल था उस ज़माने में, ये आउटफॉल रोड के करीब। लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मजहबी नफ़रत थी वो बहुत आगे चली गई, और उस मजहबी नफ़रत से क्या हुआ कि एक दूसरे के मजहबी जो तकद्दुसात थे उनको हिट किया गया, और उसमें जो है वो कुछ मुस्लिम्स ने भी हिस्सा लिया, ये खैर बात हम भूल जाते हैं बिल्कुल ही। और उसके बाद फिर जो हिंदू थे उनमें 2-3 जहरीली किताबें लिखी गई, एक सत्यारत प्रकाश और एक बाद में रंगीला रसूल, जो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तौहीन आमेज़ जो गुफ्तगू थी वो की गई थी, और कुछ जो प्राइवेट ज़िंदगी थी उसको डिस्कस किया गया था। तो उसके नतीजे में मुस्लिम्स में बहुत बेचैनी फैल गई और बहुत एक नफ़रत का माहौल ज़्यादा हो गया। तो उसका एक पब्लिशर था जो अनारकली के अंदर, जो वहाँ दुकान का नाम इस वक्त मौजूदा गाजी इल्म दीन, वो पान शॉप रखा हुआ है उसने, जो दुकान एक्चुअल राजपाल की थी, राजपाल पब्लिशर था। और उसकी एक प्रेस रिपोर्ट मैंने देखी थी 1927 की, जिसमें वो कहता है कि ये किताब पहले 9 पैसे की बिकती थी, तो जब से ये मामला शुरू हुआ है तो इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो इसको हमें मुख्तलिफ हिंदुओं ने फ़ंड किया है कि इस किताब को सस्ता करके ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जाए, तो उसकी कीमत हमने 3 पैसे कर दी है। तो ये उन्होंने ज़्यादा इसको प्रमोट किया। उसके नतीजे में अफ़गानिस्तान से एक शख्स आया, उसने पहले अटैम्प्ट किया कि उसको मारा जाए, लेकिन वो ज़ख्मी हुआ और बच गया। फिर उसके बाद फिर एक और हमला हुआ, उसके नतीजे में भी राजपाल पब्लिशर बच गया, और फिर उसके नतीजे में ये हुआ कि वो लाहौर छोड़ के चला गया। और फिर यही मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी जो हैं, उन्होंने दिल्ली गेट के बाहर एक जलसा किया जिसमें ये सारे मामले को डिस्कस किया, और उसमें गाजी इल्म दीन भी शामिल हुए। और वहाँ से उनको जज्बा हुआ कि ये काम मैं क्यों ना करूँ। तो उन्होंने लंडा बाज़ार के करीब जो लोहा मार्केट है, वहाँ से उन्होंने एक आत्मा राम कबाड़िया था, उससे वो छुरी ख़रीदी, फिर वो किसी से तेज़ करवाई 50 पैसे दे के, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है।
वहाँ से वो चलते हुए दुकान पे आए और उसको कहा कि तूने ये जो किताब छापी है इसको बंद कर दे। वो बाई चांस उस दिन वो वहाँ आया हुआ था, वो कोई कैश के हिसाब किताब करने के लिए। तो बहरहाल उसने कहा मेरी तो बिकने वाली किताब है तो मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बहरहाल गाजी साहब ने वो छुरी निकाली और वो उसको 2 या 3 दफ़ा मार दी। और फिर वो मार के एक दफ़ा तो वहाँ से निकल के चले गए, लेकिन बाद में उनको ख्याल आया कि पहले भी 2 हमले हुए हैं तो शायद बाची ना गया हो। तो वो वापस चेक करने आए कि ज़िंदा के मर गया। तो जब वापस आए तो वो खुद तो डेथ हो गई थी, लेकिन तब तक वो एक शोर मच चुका हुआ था, तो वो फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर खैर ये मुकदमा चलता रहा तकरीबन 2 साल। तो 2 साल में बहुत सारी अपीलें भी की गई, प्रीवी कौंसिल ऑफ लंदन में भी कहा कि रहम की अपील की जाए, लेकिन उन्होंने चूँकि फांसी देनी थी और ये भी एक रब की तरफ से तयशुदा था कि ये मुकाम इनको मिलना था, तो आखिरकार फिर इनको मियाँ वाली जेल के अंदर जो है 30 अक्टूबर 1929 को इनको मियाँ वाली जेल में फांसी दे के वहीं एक लावारिस कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था। बाद में फिर लाहौर के जो लोग थे इन्होंने जुलूस निकाले कि जनाब वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, तो लिहाजा उनकी हम डेड बॉडी हमें दी जाए। अंग्रेज़ इसलिए नहीं दे रहे थे कि यहाँ पे जुलूस निकलेंगे, एक फसाद शुरू हो जाएगा। तो फिर अल्लामा इकबाल समेत अंजुमन हमायत इस्लाम जो उस वक़्त एक बड़ी करता धरता थी मुसलमानों की, उन्होंने लिख के दिया कि हम जुलूस नहीं निकालेंगे, सिर्फ उनकी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। तो वो फिर जब वेरीफाई हो गया कि ठीक है, गारंटी मिल गई, फिर वहाँ से वो कब्र कुशाई हुई। तकरीबन 13 दिन के बाद भी बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी, एज इट इज़ थी। वहाँ से फिर वो ट्रेन में रख के लाहौर का जो कैंट रेलवे स्टेशन है जो फोर्ट्रेस के करीब है वहाँ उतारी गई। वहाँ अल्लामा इकबाल ने वो रिसीव की और फिर वो पूरे जुलूस के साथ जो है वो बादशाह मस्जिद के जनाजा हुआ और फिर दूसरा जनाजा भी मिलता है, वो गालिबन इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में हुआ था। और इसी तरह फिर वहाँ से ये जनाजा मूव करके यहाँ ला के इनको दफन किया गया। तो इसके मतलब वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि असी तो गल्लां ही करते रह गए, तरखाना का मुंडा बाजी लै गया साढ़े तो, कि हम तो स्कॉलर थे, हम तो बड़े दीनदार थे, तो हम तो सिर्फ बातें ही करते रह गए। तो एक आम से तरखान का जो बेटा था वो हमसे ज़्यादा आगे चला गया। खैर बाद में इनकी जो फैमिली थी उनकी कब्रें भी अंदर है, पूरा एक सिलसिला जो है वो आपके सामने है। तो अब हम अंदर चल के ज़ियारत करते हैं। जगह पे हम आए हैं, ये निज़ामुद्दीन उर्फ बोदियाँ वाली सरकार, ये सामने मज़ार है, ये सिख पीरियड का है। और इसके आसपास 2 बड़े मशहूर करैक्टर हुए हैं तारीख़ में। एक तारीख़ जो हमारी हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम है, इस हवाले से एक आपने फ़िल्म शायद देखी होगी, गदर, सनी देओल की फ़िल्म थी, जिसमें वो एक लड़की इंडिया रह जाती है सकीना, और फिर वो लेने के लिए उसको यहाँ आता है और फिर लेके चला जाता है। वो तो खैर एक फ़ेक फ़िल्म बनाई गई थी, लेकिन वो कहानी असल है। कहानी यूँ थी कि वो लड़की अपनी फैमिली से पाकिस्तान वाली ट्रेन में बैठने लगती है और वो गिर जाती है, और वो फिर सिखों से बचाता है, एक खुद सिख ही है, और वो सिख उसको ले जाता है अपने घर। फिर वो एक उसको पसंद करने लगती है और फिर वो शादी कर लेते हैं दोनों। फिर उससे 2 बेटियाँ होती हैं, और फिर कुछ अरसे बाद 60s में उसकी पता चलता है कि पाकिस्तान में फैमिली ज़िंदा और बच गई है। तो वो फिर फैमिली के लोग उसको बुलाते हैं और वो फिर पाकिस्तान आ जाती है अकेली। लेकिन बाद में वो जो लड़का होता है जिसका नाम बूटा सिंह था, वो उसको ढूंढता हुआ जो है वो यहाँ पाकिस्तान आ जाता है। तो जब पाकिस्तान आता है तो वो लड़की की फैमिली उसको मिलने नहीं देती कि जी तू तो हिंदुस्तानी है। तो वो कहता है कि अगर आप ये चाहते हो तो मैं पाकिस्तानी होने को तैयार हूँ, मैं अपना घर बार सारे छोड़ आया हूँ, तो मैं इधर ही रह देता हूँ। फिर वो कहते हैं कि नहीं, तू फिर भी नहीं मिल सकता, कि तू तो सिख है, लड़की हमारी मुसलमान है, तो उस सूरत में भी जो है वो हम तुझे कबूल ही नहीं करेंगे। तो उसने बादशाह मस्जिद लाहौर में जाके इस्लाम कबूल कर लिया और फिर कोशिश की कि मैं दोबारा अपनी बीवी के पास आऊँ, लेकिन उस सूरत में भी जो है वो उसको कबूल नहीं किया गया, ना ही उसकी बेटियों को कबूल किया गया, जो 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, 10-12 साल उनकी एज थी उस वक्त। तो यहाँ तक कि वो बहुत परेशान रहा, घूमता रहा, फिरता रहा, लोगों को कहता रहा
लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सुनी। जो हालात और एक नफ़रत थी सिखों के ख़िलाफ़, वो बात नहीं बनी। इस्लाम कबूल करने के बाद भी उसको कबूल ही नहीं किया गया। आखिरकार उसने फिर लाहौर का शादरे का जो रेलवे स्टेशन है मकबरा जहांगीर के आगे, वहाँ उसने एक चिट्ठी लिख के अपनी बच्चियों को पकड़ाई और एक लाहौर से कराची जो जाती ट्रेन थी उसके आगे लेट गया। और वो चिट्ठी जब पढ़ी गई बाद में, उसमें लिखा था कि यार ज़ैनब, मैंने तेरे लिए अपना वतन भी छोड़ दिया, उसके बाद मैंने अपना मज़हब भी छोड़ दिया, और आखिरी एक चीज़ मेरे पास जो कीमती रह गई थी वो मेरी जान थी, तो सो मैं जान भी तेरे लिए कुर्बान कर रहा हूँ। तो वो उसने ख़ुदकुशी कर ली ट्रेन के नीचे लेट के। और बाद में फिर जो उसकी बच्चियाँ थी उस पर कोशिश की गई कि वो किसी तरीके से कि वो बच्चियों को अडॉप्ट कर ले, लेकिन वो उसको भी अडॉप्ट नहीं किया गया। बाद में फिर जब लाहौर वालों को ये सारे मामले का पता चला तो उन्होंने फिर उसकी डेड बॉडी को उठाया और कोशिश की कि ये जो शेखुपुरा के करीब उसका गांव था लड़की का, उधर ले जाके वहाँ दफन किया जाए। लेकिन गांव वालों ने इसको गैरत का मसला बना लिया और वो तो बाकायदा डंडे सोटे तलवारें लेके आगे कि ये तो हमारा जीना मरना है, तो हम नहीं ऐसा होने देंगे। तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए। तो फिर उनको इसी मज़ार के अराउंड में इन्हीं कब्रों के करीब दफनाया गया। तो वहाँ पे फिर जो लविंग बर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा आने लग गए, बहुत ज़्यादा वहाँ धागे बांधने लग गए, चिराग जलाने लग गए। तो उसके नतीजे में फिर जो इलाके के यहाँ के हमारे लाहौर के जो मौलवी हजरात थे उनको लगा कि ये मामला अच्छा नहीं है, तो उन्होंने फिर वो उसकी कब्र शबर हर चीज़ मिलिया मेट कर दी। तो बाद में बहरहाल उसका निशान मैंने तो बहुत कोशिश की है लेकिन वो नहीं मिल सका, यकीनन वो ख़त्म हो गया। दूसरा एक बड़ा अहम किरदार था जो भगत सिंह, आपने नाम सुना होगा। भगत सिंह के मेंटोर के तौर पे या टीचर के तौर पे, उनके ट्रेनर के तौर पे एक बड़ी बहुत मशहूर शख्सियत थी यहाँ की, एहसान इलाही, कॉमरेड एहसान इलाही उनका नाम था। उनकी कब्र भी यहाँ अराउंड में ही बताई जाती, लेकिन खैर वो मुझे नहीं मिल सकी। नेक्स्ट कभी मौका मिला तो तलाश करेंगे। तो उनका बहुत बड़ा किरदार था आज़ादी की जंग लड़ने में और स्पेशली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन पार्टीशन जब हुई तो वो बेचारे जेल में थे, लेकिन बाद में चंद माह के बाद उनको रिहा किया गया। और फिर वो ज़ाहिर बात है कि अगली हुकूमत जब आई और उसमें भी वो काबिल कबूल ना हुए और आखिरकार फिर जनरल अयूब ने भी उनको जेल में ही डाले रखा। और यहाँ तक कि फिर उनकी 63 में उनकी डेथ हो गई। तो उनकी कब्र भी इसी हाथे में बताई जाती कि बोदियाँ वाली सरकार के अराउंड में कहीं ना कहीं है। वो कहते हैं रोड के ऊपर ही है, लेकिन खैर रोड के ऊपर मुझे तो नहीं मिल सकी, तो आइंदा कभी वक्त मिला तो ढूंढेंगे। वो जो ऐसे थी तुम थे कि नहीं? वो शुरू में साबरी साहब जो थे। हाँ, फारसी झंडा लगा हुआ। जी जी वही वही। ये जी हम मियानी साहब के अंदर बड़े तारीख़ मुगलिया के अंदर अगर हम पढ़ें तो बड़ा अहम एक किरदार नज़र आता है दुल्ला भट्टी शहीद का। तो आज हम उनकी कब्र पे आए हुए हैं मियानी साहब के अंदर, जो मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार के बिल्कुल करीब तरीन वाक़या ये। अगर हम मियानी साहब की तारीख़ जब हम देखते हैं तो उसमें ये कब्र जो है, वो जो 3 कब्रें मैं बताता हूँ उनमें से ये एक पुरानी कदीम तरीन अव्वलीन कब्रों में से एक ये है कि जिसको शहनशाह अकबर के ज़माने में, इनका ताल्लुक बेसिकली पिंडी पटिया का एक इलाका है, ये हाफजाबाद से पहले आता है, तो ये इनका ताल्लुक उधर से था। और ये मुग़ल हुकूमत के जो जुल्म ज़्यादतियाँ थी, जो टैक्स थे, नाजायज़ जो काम थे, उनके ये ख़िलाफ़ थे। तो यही वजह थी कि इनको 2-3 मरतबा अरेस्ट करके शहनशाह अकबर के दरबार में इनको हाज़िर किया गया, और लेकिन ये फिर मुफाहमत करके वापस आ जाते थे और फिर मुग़लों की उस सिस्टम के ख़िलाफ़ यानी काम करते थे। तो आखिरकार एक वो बड़ा एक मशहूर वाक़या बयान होता है कि ये शहनशाह अकबर जब इसको दरबार पे बुलाते तो ये बिल्कुल अपने उसमें अकड़े हुए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से इसको झुकाया जाए। तो उन्होंने कहा था कि बड़ा दरवाज़ा खोलने की बजाय एक छोटा सा जो विंडो एक होती है किले के, छोटा दरवाज़ा, उसमें से इसको गुजारा जाए, ताकि जब ये आएगा तो सर को ऐसे झुका के तो फिर दाखिल होगा, तो ऑटोमेटिकली वो बादशाह को उसकी ताज़ीम हो जाएगी। तो ये जब इनको ले जाया गया तो शायद ये उनके दिमाग पड़ चुके थे, तो इन्होंने क्या किया, मुंह उल्टा किया और पहले पाँव अंदर को दाखिल कर लिया और मुंह उधर को उल्टा कर लिया। उन्होंने कहा ये बंदा टेढ़ा ही है, इससे ऐसे नहीं निपट सकते हम। तो बहर आखिरकार ये हुआ कि इनको जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो आखिरकार इनको लाहौर का जो दिल्ली गेट है, इसके बाहर जो सारा वो चौक है जहाँ मस्जिद बन गई हुई है, इस जगह को कहते थे बाज़ार नुखास। नुखास ये बाज़ार था जहाँ घोड़े बिकते थे उस ज़माने में। तो एक फजूल सा एक एरिया था, लेकिन एरिया काफ़ी खुला था चूँकि आगे वो जीटी रोड को लिंक करता था ये इलाका। तो जो जीटी रोड दिल्ली से लोग आगरे से आते थे वो लाहौर इस रूट से दाखिल होते थे। तो ये बड़ा एक मेन एरिया था जिसमें लोगों की गैदरिंग फ़ौरन हो जाती थी। तो चूँकि दुल्ला भट्टी जैसे आज़ादी के उस ज़माने के हीरो था,
तो वो फांसी के लिए जब ऐलान हुआ तो बहुत हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जमा हो गए कि किसको कैसे फांसी दी जाती है। उसी ज़माने में मुग़लों के ख़िलाफ़ एक और करैक्टर भी थे लाहौर के, उनका नाम है हज़रत शाह हुसैन, जिनको आप माधो लाल हुसैन के नाम से जानते हैं। वो भी बादशाह अकबर के एक तरह के अगेंस्ट ही थे, लेकिन वो उनका मिजाज रंग मलामती और वो सूफ़ी का उसका सिलसिला था। तो वो भी उस मजमे में खड़े हुए थे। तो मलक अली कोतवाल जो मैंने पहले नाम लिया, वो भी मतलब इनको फांसी देने पर मामूर था, मलक अली कोतवाल। तो मलक अली कोतवाल का जो, चूँकि वो भी जानता था कि शाह हुसैन भी इन्हीं के हमायती और साथी है, तो उसी मजमे में शाह हुसैन भी नज़र आए। तो मलक अली कोतवाल ने शाह हुसैन को कहा कि तू मेरे हाथ चढ़े तो मैं तुझे भी तेरे ना दिमाग में कील ठुकवा दूँ। तो आगे से शाह हुसैन ने मुस्कुरा के कहा कि मैं तो तेरी खोपड़ी में कील ठुकता देख रहा हूँ, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके कील ठुकता है। तो बहरहाल ये हुआ कि जब अब्दुल्ला भट्टी को फांसी दी जाने लगी तो उन्होंने कहा आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। अब अब्दुल्ला भट्टी ने ख्वाहिश का इजहार क्या करना था, शहनशाह अकबर को नंगी गालियाँ दी मजमे में खड़े होकर। मलक अली कोतवाल की अकल पे पर्दा पड़ा, उसने वो सारी गालियाँ एज इट इज़ ख़त में लिखी और एज इट इज़ सारी रिपोर्ट बना के बादशाह अकबर को फॉरवर्ड कर दी। बादशाह दरबार में बैठा था, खत आया, उसने कहा पढ़ो कातिब। कातिब ने पब्लिक में खड़े होकर वो ख़त पढ़ दिया और बादशाह को वो 1000 गाली लिखी हुई थी साथ एज इट इज़। बादशाह को बड़ा बुरा लगा और बेइज्जती हो गई। उसने कहा ये एक तरह बेवकूफ़ जाहिल आदमी है कि इस तरह की बातें लिखने वाली है। साहब एक जुमला कह देता कि आपके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो लेकिन वो एज इट इज़ गालियाँ लिखने की क्या बात थी। उसने कहा इसका भी असर वही करो। तो फिर चंद दिन बाद लाहौर के लोगों ने देखा कि वही मलक अली कोतवाल है जिसके दिमाग में वहाँ पे तख्ते के साथ मगज़ में कील ठोक के उसको वहाँ पे हलाक किया गया। तो इस तरीके से वो शाह हुसैन की बात सच हुई कि मैं तो तेरे दिमाग में कील ठुकता हुआ देख रहा हूँ। तो इसी तरह मलक ये जो थे अब्दुल्ला भट्टी, इनकी डेथ के बाद जो है चूँकि ये बागी थे तो इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी और ना ही शाह हुसैन की कोई रिस्पेक्ट थी, चूँकि वो भी इसी तरह के करैक्टर थे। तो इनकी कब्र एक अरसे तक जो है वो आम लोगों में तो शायद रहती रही एक अकीदत का मरकज़, लेकिन अवामी सतह पे, बड़े सरकारी सतह पे ये गुमनाम लोग थे। फिर बहुत बाद के अरसे में, फिर सिख दौर में स्पेशली, जब आप अगर थोड़े कल्चर को देखें लाहौर के, तो उसमें एक फेस्टिवल का नाम आता है लोहड़ी, जो लोहड़ी मनाई जाती है सर्दियों के अंदर। 13 जनवरी अभी गुजरी है। तो ये लोहड़ी का जो फेस्टिवल है वो अब्दुल्ला भट्टी से मंसूब किया जाता है कि अब्दुल्ला भट्टी ने वहाँ मुकामी जो हिंदू थे, गरीब हिंदू था, वो किसी का मकरूज था, तो वहाँ का जो काजी था उसने उनकी हिंदुओं की जो लड़कियाँ थी उनको उठा लिया था और फिर अब्दुल्ला भट्टी ने जाके उन लड़कियों को रिहा करवाया और ज़ोर ज़बरदस्ती यानी ताकत से रिहा करवा के तो खुद बाप बन के उनकी शादी करवा दी थी। तो वहाँ से फिर वो एक लोहड़ी का फेस्टिवल शुरू हुआ और एक बाकायदा वो गीत गाया जाता है कि सुंदर मुंदरिये तेरा कौन प्यारा, तेरा दुल्ला भट्टी प्यारा, इस तरह करके वो पूरा एक गीत गाया जाता है उस लोहड़ी के मौके पर। तो दुल्ला भट्टी ने वो बाप बन के उन लड़कियों की शादी की थी और वहाँ पे फिर एक मंदिर भी था। ये पिंडी भटिया में एक इलाका कोट नक्का, कोट नक्के के उस टाउन के अंदर एक मंदिर होता था, अब तो खैर नहीं है, मैं गया था वहाँ। तो वो इलाका जो था वो इनका इलाका था। तो इस तरीके से फिर इनकी कब्र जो है वो सिख दौर में ज़्यादा पॉपुलर हुई। फिर ज़्यादातर बाद में अंग्रेज़ दौर में जब ये आज़ादी की तहरीकें चली तो उस वक़्त भी फिर लोगों ने इनकी तो रजू किया कि जनाब ये तो इधर के एक किबला बनते हैं कि ये पुराने तो ये लोग थे कि जो एक अंग्रेज़ों के से पहले जो मुग़लों की जो नजायज़ ज़्यादतियाँ थी उनके ख़िलाफ़ डट जाने वाले तो ये लोग थे। तो इस तरीके से फिर बाद में अहमद रज़ा ख़ान और भगत सिंह और ये फिर इन्हीं के आगे कह लें कि एक माइंड सेट के लोग थे जो उस ज़माने के इस्तेमार के ख़िलाफ़ डटने वाले थे। तो इस तरह ये बड़ी एक अहम मोनूमेंट है और स्पेशली मियानी साहब की तारीख़ को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे अव्वलीन कब्र ये बनती है। तो इसको हुकूमती सतह पे भी चाहिए कि इसको महफूज किया जाए और इसको बाकायदा एक अपने उसमें रिकॉर्ड में हिस्सा जो है वो डाला जाए। और इसमें एक आधी एक इजाफी बात जो इससे हट के है मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग वैसे तो बहुत दावा करते हैं या बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हम लाहौर से बड़ा प्यार करते हैं, लाहौर के बारे में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ज़ाती तौर पे एक प्रोजेक्ट रखता हूँ, मज़ीद अगर ज़िंदगी रही तो उस पर काम करेंगे अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो। कम से कम पूरे लाहौर में नहीं तो कम से कम मियानी साहब के लिए एक मोबाइल ऐप बनाई जाए जिसमें तमाम मशहूर कब्रों को डिजिटलाइज करके उनके साथ गूगल की पिन लोकेशन ऐड करके वहाँ की लोकेशन डाली जाए ताकि जो आना चाहे वो उस ऐप के ज़रिए से कब्र। अब ये कब्र आप लोग तो बहुत आसानी से पहुँच गए हैं, हमें पूछे कि ये कब्रें हमें किस तरह ढूंढी हैं,
कई कई दिन लगा के भी हम नहीं पहुंच पाते थे कब्रें, मिलती ही नहीं है, मिटा दिए निशान लोगों ने। तो जो मौजूद है कम से कम उनको ऑनलाइन तरीके से कोई ऐप के ज़रिए कोई और तरीके के साथ डिजिटलाइज किया जाए, ताकि ये एक चीज़ें महफूज भी हो जाए और एक जदीद तरीके के साथ हमारी आने वाली नस्ल को मिल सके। तो इसके लिए एक हमने छोटी सी काविश की है कि हमने एक लाहौर की तारीख पे एक कैलेंडर डिज़ाइन किया है, जो पिछले 1.5-2 साल से मंसूबे में था। ये कैलेंडर आप देख रहे हैं, तो ये हमने इस साल बिल्कुल थोड़ी सी तादाद में प्रिंट किया है कि इस पे लाहौर की जो वफ़ातें हैं, कुछ डेटें हैं, वो हमने महीने के और डेट के हिसाब से इसमें इस्लामी डेटों के साथ जो वो है प्रिंट किया है। तो वो आप अगर लेना चाहें तो ये सलमान और ये शुएब हमारे साथ हैं लाहौर शनासी से, इनसे आप हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारी कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशंस हैं जो हम अपने प्लेटफार्म से इस चीज़ को करते रहते हैं। और इसी तरह अदारा हस्तोनीस भी हमारा एक पार्टनर है जो 2014 से हमारे साथ इस मिशन में, हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ है। तो मुख्तलिफ सेशन भी हम करते रहते हैं और मुख्तलिफ टूर्स भी जो है वो हमारा इसका हिस्सा होता है। अब हम आखिरी जगह पे जाएंगे यहाँ से निकल के, ये बिल्कुल गली के एंड पे इस इलाके का जो नाम है वो है गुल बेगम। इलाके का जो बाग गुल बेगम के नाम से ये इलाका है, और ये महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी, मुस्लिम थी लेकिन वाइफ महाराजा रंजीत सिंह की थी। अब हम उनके मज़ार पे चलते हैं।